नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 31 से 40 क्वेश्चन देखेंगे। वो 40 क्वेश्चन का जो सेट था उसका आखिरी पार्ट है ये। इसमें हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा डिटेल है, वो देख लेंगे। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं है कुछ जाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है इसमें। तो जो भी चीज़ है कंसेप्शन को समझते चलेंगे। तो और इसके बाद मैं ये नोट्स उठा कर डाल दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको UPI ID मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाते हैं। जो एक प्लेलिस्ट तो अभी ये चल रहा है वो तो है ही है। इसके अलावा आपका एक दूसरा प्लेलिस्ट है, दैट इज़ जो मैंने BPSC ट्री 2 के टाइम में बनाया था। तो उस वाले को भी आप देख लीजिएगा। कुछ बातें उस समय के हिसाब से हैं, तो उनको इग्नोर करते हुए क्वेश्चंस और रिविजन्स करते चलिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये दो आपका ये सीरीज़ हो गया। तीसरा NCERT का सीरीज़ है। जिन्होंने मतलब NCERT के पहले 4 चैप्टर्स नहीं देखे, आपको मैं बता दूं, वो डायरेक्ट सवाल वहाँ से आ रहे हैं। तो क्लास 11 NCERT का मैंने भी लिंक डाला, प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। तो आप उनको जाके जरूर देखें पहले 4 चैप्टर को। उसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि 1-2 वीडियो जो है आप पाइथन का भी देख लें, कि जस्ट इनकेस एक आध 2 क्वेश्चन उठ के आ गया तो एकदम ब्लैंक नहीं होना है अपने को। थोड़ा कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, अगर जस्ट इनकेस जो क्या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है ना कभी कभी एग्जाम में, भाई ये तो टॉपिक में ही नहीं था, ये तो पढ़ के ही नहीं आए हैं। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए 1-2 वीडियो आप देख जाइए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो उससे आप कुछ सवाल कर लेंगे, कुछ तो मार ही लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको C++ में पढ़ा रहा हूँ, उसका ट्यूटोरियल है। उसका अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 22 या 23 वीडियोज़ हो चुके हैं, क्लास हो चुके हैं 22-23। तो उनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स और जो हैं काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसमें अभी मैं लेटेस्ट जो है कंस्ट्रक्टर मैंने पढ़ाया है। तो कंस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो उनको आप जरूर देख जाइए। अब आगे जो इसके में वीडियो आने वाले हैं वो थोड़े अच्छे वीडियोस हैं। अच्छे कहने का मतलब है, पहले क्या था, थोड़ा बहुत बेसिक मैंने पढ़ाया था C++ का। अब क्या है, फंक्शन आ रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग आएगा, अभी कंस्ट्रक्टर आ रहा है, मेथड आ रहा है, क्लास आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़े ना टफर पार्ट जो बोलते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट, मतलब है बेसिक ही, लेकिन उसका बेसिक का जो थोड़ा हायर लेवल है वो अभी शुरू होगा, जो आपका सीधा उठ के आ सकता है एग्जाम में। तो इनको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक। कि क्या पता कि मेरा कुछ पढ़ाया हुआ आ ही गया, तो उस समय आप मुझे याद करेंगे कि सर ने ऐसा बताया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि साथ में बने रहेंगे तो साथ में अच्छा करेंगे, है ना। तो आप ही अच्छा करेंगे, मतलब नौकरी तो आपका ही लगना है। तो जो भी इसके बाद जब आपकी नौकरी लग जाए तो कुछ इधर भी सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द UDP हेडर, ठीक है। UDP हेडर, इससे पहले हमने क्या देखा था, एक ऐसा ही सवाल था। वो UDP आपका डेस्टिनेशन पोर्ट था, जिसमें हम लोग डेस्टिनेशन पोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो वो आपका 16 बिट्स का था, दैट वाज 2 बाइट्स, ठीक है। इसमें UDP हेडर कितना बाइट का होता है ये पूछा गया है, ठीक। तो ये एक सवाल है। और नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो ये इसका आंसर आपका हो जाता है UDP, ठीक। और इसका जो UDP हेडर है, इसका आंसर हो जाता है आपका 8 बाइट्स था। इसको UDP को ना, हेडर को या UDP को ही आप समझिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसका 1-2 बातें एक्स्ट्रा इसमें हम लोग जान सकते हैं। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 या 20 था, राइट। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP बोलते हैं इसको। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। अनरिलायबल है एंड कनेक्शनलेस है, ठीक है। तब यूज़ क्यों करते हैं, ये सवाल उठता है ना कि भाई अनरिलायबल है, कनेक्शनलेस है, तो क्यों यूज़ करते हैं। तो इस पर हम लोग अभी आते हैं, इस चीज़ पर, इस पॉइंट पे। उससे पहले आप जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए। नो एरर चेकिंग, यहाँ पर कोई एरर चेकिंग नहीं होता है, और ये बैंडविड्थ को बचाता है। एरर चेकिंग नहीं होने के कारण बैंडविड्थ जो है हमारा बचता है। इसके अलावा इसका जो पैकेट है, वो पैकेट में आपका 8 बाइट आपका UDP हेडर के लिए, जो ऑलरेडी अभी जस्ट बात किए हैं, और 65527 बाइट जो है वो आपका UDP डेटा के लिए है, ठीक। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 65535 जो है पूरा उसका लेंथ हो जाता है। तो डेटा, ऑब्वियसली डेटा तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, तो उसको आपको ज़्यादा ही रखना पड़ता है, उसका जो रेंज है, ठीक। तो इस 8 बाइट जो UDP हेडर है, उसमें से 2 बाइट सोर्स पोर्ट के लिए है, 2 बाइट डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए, 2 बाइट लेंथ के लिए, 2 बाइट चेकसम के लिए है, ठीक। तो अब ये भी सवाल उठता है कि भाई UDP हेडर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका, UDP हेडर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम। तो ये एक सवाल बन गया, ठीक है। इनके लेंथ के बारे में एक सवाल बन गया, ठीक है। इसका डेटा और इसका हेडर 2 पार्ट होता है इसमें, तो ये एक सवाल बन जाता है, ठीक है। लेंथ ये पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप याद रख लीजिए कि एक बड़ा वाला होगा, ठीक है। एक जो भी है 65527 जो है, ये बड़ा नंबर है, 65 में समथिंग है ना, ऐसा कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये एक सवाल बन सकता है,
ठीक है, कनेक्शन लेस पर तो अभी बन ही गया, अनरिलायबल है और नो एरर चेकिंग, एरर चेकिंग जो है इसमें नहीं होता है। तब ये काम क्यों करता है? होता क्या है ना कि मोस्टली जो आपका पैकेट्स भेजने का जो सिस्टम है ना वो टीसीपी हैंडल करता है, ठीक है, टीसी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो फिर ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या दिक्कत, मतलब क्यों आ जाता है पिक्चर में? तो पिक्चर में इसलिए आता है क्योंकि टीसीपी जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है, मैंने उसके लिए सब बातें जो है ना अच्छी अच्छी हैं टीसीपी के बारे में। अब सब बातें जब अच्छी अच्छी होती हैं तब उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो एट टाइम्स हमारा जब कॉस्ट जो है वो इशू है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, यूडीपी पे जाते हैं, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, सब कुछ उसमें बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके पास कॉस्ट का इशू नहीं है वो टीसीपी पर चले गए, जहाँ पर आपका कॉस्ट का इशू आ गया वहाँ पर फिर आप यूडीपी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अपने आपको डाउनग्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब एकदम डेटा लॉस हो जाता है, बट ये है कि आप रियल टाइम में आप मतलब चैट वैट कर सकते हैं, वॉइस कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक। तो इसके थ्रू हम लोग ये करते हैं, इसलिए ये अनरिलायबल होते हुए भी ये पिक्चर में आता है, क्योंकि समटाइम्स कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो है ना, जो मिल जाए वही उठा लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वाइल्ड कार्ड डोमेन लेवल नेम बिगिंस विद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है वाइल्ड कार्ड लेवल नेम, ये आपका आंसर बी हो जाएगा, स्टार से बिगिन होता है, ठीक है। स्टार भी छुप गया, ठीक है, स्टार से बिगिन होता है, ठीक। वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम लेवल, वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम लेवल, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? मान लीजिए गूगल का, गूगल रहने दीजिए, कोई सा भी लीजिए, बीपीएससी का ले लीजिए, star.bpsc.com, ऐसा हमने ये लिख दिया। इसको लिखने का ये तरीका है, तो पहला कि आप इसको जो पॉइंटर हम लोग यूज़ करते हैं ना C++ में, तो पॉइंटर टाइप का जो स्टार होता है तो वो स्टार यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो स्टार के बाद डॉट आएगा, डॉट के बाद जो भी आपका डोमेन नेम है, ठीक है, वो आएगा, फिर .com आ जाता है। तो इसको मतलब क्या है, मतलब इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप, .example.com। ये काम क्या करता है? ये करता है क्या कि ये जो आपका डोमेन नेम है इसको वो पूरा सर्च करता है। तो जब भी आप एक काम कीजिए कि इस चीज़ को आप उठा करके गूगल में सर्च मार दीजिए। जैसे ही आप ये सर्च मारेंगे तो जितना बीपीएससी से रिलेटेड होगा ना वही साइट्स दिखेंगे। ऐसे आप कुछ भी सर्च मारते हैं तो आपको क्या दिखता है? ऐसे आप मान लीजिए कुछ भी सर्च मार लिया, मान लीजिए पिरामिड सर्च मार लिया, ठीक है, पिरामिड, तो पिरामिड पर आप बहुत सारे साइट्स आते हैं, राइट, ठीक है। तो अब अगर आपने क्या किया कि पिरामिड को इसमें डाल दिया तो जितने भी सब डोमेन नेम्स होंगे ना उसके पास, जो भी सर्वर में जितने भी आपके पास सब डोमेन नेम होंगे जिसमें पिरामिड वर्ड होगा वो सारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। उस केस में कोई सा भी साइट डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये क्या काम आता है कि कभी भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ जाए कि भाई मेरे को साइट याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा था, लेकिन उसमें मेरे को ये याद आ रहा है कि उसमें ट्वीट लिखा हुआ था, ये छोटा सा वर्ड है, वो मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये छोटा सा वर्ड तो है लेकिन और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, अब खोज रहे मिल ही नहीं रहा है वो साइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या होगा, जिस साइट में भी ट्वीट का वर्ड होगा वही डिस्प्ले में आएगा सीधा सीधी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पूरा जो डोमेन है ना उसको सर्च कर जा रहा है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एसटीपी वायर? मैक्सिमम लेंथ, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर कि एसटीपी वायर होता क्या है, ठीक है। एसटीपी वायर जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ये आपका क्या है, एसटीपी वायर है। और दूसरा क्या होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक बेसिक डिफरेंस यही है कि अनशील्डेड में आपका शील्डेड में क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कोटिंग देखने के लिए मिलता है, मेटल कोटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोटिंग देखने के लिए मिलता है। तार सब अंदर में होता है, कोटिंग एक्स्ट्रा मिलता है, वो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। अब इसमें क्या है कि जो बातें हमको जाननी है कि पहला तो इसका एसटीपी वायर का लेंथ क्या होता है। तो इस एसटीपी वायर का लेंथ होता है 100 मीटर्स। मैक्सिमम लेंथ पूछा है ना, मैक्सिमम लेंथ आपको 100 मीटर होता है। आपको छोटा चाहिए तो छोटा हो जाएगा, लेकिन काट के छोटा हो ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर्स है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब 100 मीटर्स होने के कारण ये क्या होता है कि हम लोग इसको लैन में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लैन में यूज़ कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई 100 मीटर है, इसको भाई 105 मीटर भी बना सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए आप इससे अगर बड़ा रख लेंगे, ग्रेटर देन रख लेंगे 100 से, तो फिर सिग्नल का लॉस होने देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? सिग्नल का लॉस मिलता है, ठीक है।
तो इसी कारण से इसको मैक्सिमम लेंथ इसका 100 मीटर फिक्स किया गया हुआ है। और चूँकि ये सस्ता चीज़ है तो इसको लैन में यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए क्या सुटेबल होता है, तो आप देखे होंगे आपके कॉलेज ऑफिस ये सब जो जहाँ भी हैं तो वहाँ पर हम लोग लैन केबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। देखिए वाईफाई और लैन में एक बेसिक डिफरेंस समझिए। वाईफाई क्या होता है कि मान लीजिए अब जैसे हम लोग का जो हॉस्टल था, एक लाइन में आई गेस एक लाइन में आपका 14 रूम्स होता था। ठीक है, 14 रूम और इधर भी 14 रूम, बीच में सीढ़ी होता था, इधर 14 रूम इधर 14 रूम, ऐसा सिस्टम था। अब ये क्या था, लाइन वायर यहाँ पर मेन जो उसका लाइन का ये है यहाँ पर लगा दिया, फिर तार दोहरा दिया और हर रूम में एक एक तार चला गया। ऐसा हम लोग के कॉलेज में सिस्टम था। ठीक। और इधर भी सेम चीज़, जैसे इधर भी दोहरा दिया तार और हर रूम में एक एक डाल दिया, 14 रूम 14 रूम। अब वाईफाई लगाएंगे तो अब क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर भी वाईफाई लगाएंगे, यहाँ पर मैंने वाईफाई लगा दिया तो इस रूम को दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अनदर राउटर लगाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, कॉस्ट का इशू हो जाता है। क्योंकि हॉस्टल सब जो होते हैं या बिल्डिंग सब जो होते हैं वो एक वाईफाई कवर कर सकता है, बट कॉस्ट जो है वहाँ ज़्यादा हो जाता है। पता चला कि भाई तुम्हारे रूम में बहुत बढ़िया चल रहा है, पड़े 24 घंटे उसी के रूम में पड़े हुए हैं कि भाई तुम्हारा नेट बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लैन वायर जो है बेस्ट सूटेबल होता है बिल्डिंग के लिए। ठीक है। बाकी घर वर में तो सबसे बेहतर है आपका कि वाईफाई ही लगा लीजिए, क्योंकि 4-5 रूम होता है, वो छोटा सा एक दायरा होता है, तो घर में तो वाईफाई बढ़िया चल जाता है। लेकिन मतलब बड़े बड़े जो जगह है ना बिल्डिंग वगैरह, उसमें लाइन वायर ही ज़्यादा बेहतर चलते हैं। ठीक है। डैश इज अ 2G मोबाइल का टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड ऑन CDMA। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है IS-95। ठीक है, IS-95। इसके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। ठीक है, IS-95 क्या है, इंटरिम स्टैंडर्ड 95 है। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट इन केस आ गया तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि IS-95 जो है ये इंटरिम स्टैंडर्ड 95 है। ठीक है, 2G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड ऑन CDMA। अब CDMA का फुल फॉर्म हमने देखा था, याद हो आपको तो, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उम्मीद अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो 2G मोबाइल जब आया था टेलीकम्युनिकेशन, उसी पर वो बेस्ड था। IS-95 उसका ये होता था, स्टैंडर्ड होता था। और कॉलकॉम इसको कंपनी है, कंपनी का नाम है ये कॉलकॉम, इसने इसका मैन्युफैक्चर किया था। इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। IS-95 का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या बहुत से बहुत ये पूछ सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दैट इज 2G मोबाइल। आपको इतना याद रखना है। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा था, हाँ तो वही तो पूछा है यहाँ पर, 2G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में क्या यूज़ होता था, तो ये IS-95 याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट IRC। ठीक है, IRC के बारे में कौन सा इसमें करेक्ट है। इस पे आते हैं, इससे पहले एक दो सवाल है वो आगे देख लेते हैं, थोड़ा आसान सवाल है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस, कौन सा इसमें से नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें नेटवर्किंग डिवाइस सारी हब, स्विच और ब्रिज तीनों ही नेटवर्किंग डिवाइस हैं, तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज डज नॉट रिक्वायर पावर टू फॉरवर्ड द सिग्नल, सिग्नल फॉरवर्ड करने के लिए, अब नाम से ही पता चल रहा है कि सिग्नल फॉरवर्ड करने के लिए किसको पावर नहीं चाहिए होगा, तो वो है अपना पैसिव हब। ठीक है, हाउ मेनी पिंस डस्ट RJ45 कंटेन। ठीक है, तो इसके 8 पिंस हो जाते हैं, 8 पिंस। ठीक, तो इसको RJ45 कैसा दिखता है, ये देखिए RJ45 आपका ये RJ45 है ना। तो ये इसमें 8 पिन आपको देखने के लिए मिलता है, अलग अलग कलर के हैं 8 पिन, वो सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये पिन कहाँ पर यूज़ होता है, आई गेस ये लाइन वायर का ही है, लाइन वायर में शायद आगे में होता है ना, कट से बचता है वो, शायद वही है शायद, या जो भी है, मतलब आप समझ लीजिए कि। अब आते हैं IRC वाले सवाल पे। IRC के बारे में थोड़ा जानना है, इसलिए मैंने उसको बोला कि थोड़ा इसको स्किप मारते हैं। पहला इसमें चीज़ है कि IRC क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये याद रखेंगे। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। IRC इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, IRC के थ्रू हम लोग करते क्या है, सेंड्स मैसेज इन रियल टाइम, रियल टाइम में जो मैसेज है वो हम लोग अचीव करते हैं, फाइल भी शेयर कर पाते हैं, मैसेज भी भेज पाते हैं रियल टाइम में। ठीक है, तो इसको बहुत इजी वे में समझने का एक अगला लाइन जो है बहुत इसको आपको इजी कर देगा, टेक्स्ट बेस्ड चैट सिस्टम फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, तो वो जो ये ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर 1-to-1 जो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं ना, वो कोई भी हो सकती है, ये प्राइवेट लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या ग्रुप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं चैनल के थ्रू, तो ये आपका IRC के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये IRC चीज समझ में आया होगा। अब सवाल पे आइए, कहाँ गया सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट IRC, इट सेंड्स मैसेजेस इन वर्चुअल टाइम, नहीं रियल टाइम में भेजता है ना, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये सही हो गया। इट वर्क्स ऑन प्रॉक्सी मॉडल, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो उम्मीद आपको ये चीज़
पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग इसको गुड नोट पे एंड करते हैं। और ये रहा मेरा स्कैन। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहें वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, राइट, है ना। स्वेच्छा है आपकी, कोई किसी को कोई दबाव नहीं है, आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, आपको काम पसंद आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई ऐसी मैंने बहुत सभी की स्थिति जो है मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो कोई लोड मत लीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसको एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट, बाय।